कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे डॉक्टर डीके ठाकुर के साथ। डॉक्टर डीके ठाकुर का जन्म 11 जनवरी 1958 को सियाऊ गांव चांदपुर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश के एक राजकीय चिकित्सालय में हुआ। इनके पिताजी स्वर्गीय श्री ठाकुर रामकुमार सिंह थे। वह इनकी माताजी स्वर्गीय श्रीमती भगवती देवी थी। इनके पिताजी प्रधानाचार्य थे। वह इनकी माताजी एक कुशल गृहिणी थी। मात्र 16 वर्ष की आयु में इन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की और आगे की पढ़ाई के लिए परिवार से दूर आरएसएन धामपुर चले गए। वहां इन्होंने अपनी बीएससी की पढ़ाई पूर्ण की। इसके उपरांत इन्होंने गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर से एमएससी की पढ़ाई पूर्ण की। पढ़ाई, खर्च व परिवार से दूरी जैसे इन्होंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे। एमएससी की पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात इन्होंने पटेल चेस इंस्टीट्यूट दिल्ली में बतौर सीनियर रिसर्च फेलो के रूप में कार्य किया। अध्ययन व अध्यापन के पूर्ण हो जाने पर शोध कार्यों में भी रुचि दिखाई। मात्र 21 वर्ष की आयु में वे एक सफल रिसर्च ऑफिसर बनते हुए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से पीएचडी की डिग्री हासिल की। दो सालों के उपरांत इन्होंने एम्स दिल्ली में बतौर रिसर्च अफसर कार्य किया। जब तक वे वहां रहे तब तक वे अपना समय रिसर्च पेपर्स में लगाते। जिसका परिणाम ये रहा कि इनका पहला रिसर्च पेपर ही मेरठ विश्वविद्यालय पहुंचा और चौथा ही रिसर्च पेपर फ्रांस पहुंचा। फिर तो जैसे जैसे दिन बीतते इनके रिसर्च पेपर पत्रिकाओं से लेकर ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड भी गए। रिसर्च पेपर से सफलता हासिल करने के पश्चात इनका ध्यान पुस्तक लेखन में गया। उन्नीस में ये राजस्थान के सीकर जिले के जी.आर. चमड़िया पीजी कॉलेज में लेक्चरर के पद पर आए। तब इनकी एक पुस्तक प्रायोगिक जीव विज्ञान लिखी जा चुकी थी। इनके लिए राजस्थान की मगधरा इतनी भाग्यशाली रही कि पहली ही किताब ने सफलता के झंडे गाड़े और ये जल्द ही विद्यार्थियों में लोकप्रिय हुए। इसी सफलता से प्रेरणा लेकर इन्होंने पुस्तक लेखन को ही अपना ध्येय बना लिया। तब से लेकर आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। इन्होंने अब तक 150 से भी अधिक पुस्तकें लिखकर जनमानस को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया है।
इनके पुस्तक लेखन का असर ये रहा कि इनकी 8 पुस्तकें आज भी विदेशों में पढ़ाई जाती हैं। सीकर जिले में 7 वर्ष तक कार्यस्थ रहे और फिर 1995 में जयपुर की ओर रुख किया। तीन वर्ष तक जयपुर की टैगोर पब्लिक स्कूल में काउंसलर के पद पर कार्य किया। उदयपुर से इन्होंने वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग ली और इसके उपरांत ही शहर के विद्यार्थियों को प्रदूषण और प्रदूषण से होने वाले कारणों और निवारणों को जन उपयोगी बनाकर विभिन्न विद्यालयों के 14,000 विद्यार्थियों को पर्यावरण प्रदूषण से होने वाले नुकसानों के प्रति भी जागरूक किया है।
और हमारी टीम ने विभिन्न विद्यालयों में प्रार्थना सभा में जाकर लगभग 10-15 मिनट का एक प्रोग्राम बच्चों को दिखाते थे, जिसमें हमने बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया, पर्यावरण क्या है, कैसे शुद्ध रखा जा सकता है, इसके बारे में बताया, और यदि पर्यावरण शुद्ध नहीं रखेंगे तो हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा उनको बताते थे। लगभग 14,000 विद्यार्थियों को हम पर्यावरण के प्रति सावचेत कर चुके हैं, उनको प्रेरित कर चुके हैं कि हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो मानव जाति भी शुद्ध रहेगी, अन्यथा मानव जाति को भी हानि हो सकती है। विद्यालय के कचरे को एकत्रित करके वर्मी कंपोस्ट बनाना, जिससे विद्यालय प्रांगण का पर्यावरण तो शुद्ध हुआ ही साथ बच्चों में भी कुछ करने की जिज्ञासा हुई। पुस्तक लेखन में उनकी रुचि देखकर 2007 में राजस्थान सरकार की तत्कालीन राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने इनकी एनवायरमेंट मैनेजमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक आज 7 देशों में अपना परचम फैला रही है। ऐसी कोई पर्यावरण की पुस्तक नहीं जो इनकी कलम से ना गुजरी हो, ऐसा कोई पन्ना नहीं जो इनके हाथों से स्पर्श ना हुआ हो। विभिन्न संस्थाओं ने इनके कार्यों से अभिभूत होकर 2008 में इन्हें जैन समाज ने समाज रत्न, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने क्षत्रिय विभूषण, संस्कृति संस्थान द्वारा राजस्थान गौरव 2009 का, राजस्थान युवा छात्र संस्था द्वारा शिक्षा विभूषण 2010 का, भवानी निकेतन शिक्षा समिति द्वारा समाज गौरव, राजस्थान सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा पर्यावरण मित्र, राजस्थान युवा छात्र संस्था द्वारा विवेकानंद गौरव सम्मान 2013, और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा क्षत्रिय गौरव जैसे अनेक पुरस्कारों से विभूषित किया गया। उन्नीस में वे भवानी निकेतन महाविद्यालय आए और तब से लेकर अब तक वे वहां प्रभाववाचक के रूप में कार्यरत हैं।
वातावरण शुद्धि के लिए इन्होंने भवानी निकेतन महाविद्यालय में 180 नीम के वृक्ष और 22 आंवले के वृक्ष लगाए। आज ये सारे वृक्ष जीवित हैं और 8 से 10 फीट ऊंचे हैं, साथ ही साथ फल भी देते हैं।
पर्यावरण एक ऐसा प्रक्रम है जिसके अंतर्गत हम अपने चारों तरफ पाए जाने वाले जैविक और अजैविक घटकों का अध्ययन करते हैं। जैविक घटक और अजैविक घटक सामान्य रूप से एक दूसरे के परिपूरक हैं। जैविक घटकों के अंतर्गत किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु, उसमें मानव, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस सभी हो सकते हैं। जबकि अजैविक के घटकों के अंतर्गत पशुओं से मिलने वाला गोबर, विद्यार्थियों के द्वारा, बच्चों के द्वारा वेस्ट मटेरियल, रसोई में खाना बनने के पश्चात बनने वाला वेस्ट मटेरियल, ये सभी मिलकर के पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पर्यावरण यदि शुद्ध रहता है तो मानव जाति शुद्ध रहेगी, खुश रहेगी। पर्यावरण के अंतर्गत जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल आता है। वायुमंडल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गैसें, जिनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन अपना निश्चित अनुपात लिए होती हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले अजैविक घटकों के विनाश से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकले, नाइट्रस ऑक्साइड निकले या नाइट्रोजन गैस निकले, ये सभी गैसें वायुमंडल में चली जाती है और वायुमंडल में जल वाष्प से मिलकर विभिन्न प्रकार के एसिड्स बनाती हैं। ये एसिड्स वायुमंडल में पाई जाने वाली जल वाष्प से मिलकर जमीन पर आते हैं। जो ही ये अम्ल जमीन पर आते हैं तो जमीन पर पाए जाने वाले जैव के घटकों को हानि पहुंचाते हैं। इसलिए कभी भी अजैव के घटकों को बुरी तरह से नष्ट नहीं करना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए। सबसे अच्छा उपयोग है घर में रसोई घर से जो प्राप्त कचरा होता है, चाहे पशुओं का गोबर हो, चाहे घर में सफाई करने के बाद निकला हुआ कूड़ा कचरा हो, उस सभी को अपने घर के आंगन में एक गड्ढा खोदें। थोड़ा लंबाई और चौड़ाई का ध्यान रखें। जितनी चौड़ाई हो उतनी ही गहराई हो और उससे दुगनी लंबाई हो। तत्पश्चात घर से जो भी कूड़ा कचरा निकले उस कचरे को उस गड्ढे में डाल दें। रसोई घर से या घर से जो भी निकला हुआ कूड़ा कचरा है उस गड्ढे में डाल दें। कृषि विज्ञान केंद्र से केंचुए की प्रजाति मिलती है, उस प्रजाति के केंचुओं को उस गड्ढे में कचरे के साथ डाल दें। 15 से 20 दिनों के बाद वह कचरा न रह करके खाद बन जाता है, जिसे वर्मी कंपोस्ट के नाम से जानते हैं। और यह वर्मी कंपोस्ट घर में उगने वाले जो पौधे हैं, जिसको अपन किचन गार्डन के नाम से जानते हैं, उसमें काम में ले सकते हैं। घर में उगाने वाली सब्जियों को काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से घर में जो निकला हुआ कूड़ा कचरा है उसको वर्मी कंपोस्ट के रूप में बदलकर हम उपयोग में ले सकते हैं। हमें कभी भी घर से निकले हुए कूड़े कचरे को जलाना नहीं चाहिए। पशुओं से प्राप्त गोबर को बाहर नहीं फेंकना चाहिए। उसको भी एक स्थान पर इकट्ठा करके
10 या 15 दिन के बाद उस कचरे के ऊपर मिट्टी और गोबर से लेप कर देना चाहिए। फिर ऊपर कचरा डालते रहें 15-20 दिन के बाद फिर गोबर और मिट्टी मिला करके लेप कर दें। यह प्रक्रिया आप 3 बार, 4 बार, 5 बार भी कर सकते हैं। 3 महीने के बाद इस ढेर को देखें, लेप किए हुए जो कूड़ा कचरा है वो फर्मेंटेशन की क्रिया होने के कारण बहुत उम्दा खाद बन जाती है और वह खाद यदि हम खेत में डालते हैं तो हमारे जमीन में उपजाऊपन बहुत अच्छा हो जाता है। इससे 2 फायदे हैं, एक तो हमारा पर्यावरण शुद्ध रहता है और दूसरा हम अपने खेत को उपजाऊ बना रहते हैं। यदि इस कूड़े कचरे को जला देते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और यह कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल को नुकसान पहुंचाती है। मैं डॉक्टर डी.के. ठाकुर पर्यावरण होने के नाते आपसे कहना चाहूंगा कि घरों के आसपास कूड़ा करकट नहीं होने दें। घर में किचन गार्डन लगाएं। किचन गार्डन में एक तुलसी का पौधा, एक गेंदा या हजारे का पौधा घर में जरूर लगाएं। घर के आसपास जितना हो सके पेड़ नहीं तो पौधा जरूर लगाएं। घर में जो भी कूड़ा कचरा हो उसको जलाएं नहीं, एक गड्ढा खोदकर उसमें डालते चलें। दूसरों को भी कूड़ा कचरा जलाने से मना करें। समय समय पर वाहनों की ट्यूनिंग कराते रहें। फ्रिज या एसी खराब हो जाए तो उसको जल्दी से जल्दी ठीक कराएं। हो सके तो नया ले लें। धन्यवाद।